देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 28 मार्च, दिन रविवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 30वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं अमेरिका ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल लगातार हमले जारी रखे हुए है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि वह ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर बहुत बड़े हमले करने वाला है। इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जगहें, हथियार कारखाने और परमाणु कमांड सेंटर शामिल है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने पहली बार इस युद्ध में कूदने का ऐलान कर दिया। शनिवार को उन्होंने इजराइल के संवेदनशील सैन्य इलाकों पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने बताया कि इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 4 सप्ताह से चल रहे इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल का संकट गहरा गया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है। इजराइल दक्षिण लेबनान में भी लगातार बमबारी कर रहा है, जहां वह ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने में लगा है। हूतियों के हमलों से अब बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य भी बंद होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे लाल सागर के रास्ते आने जाने वाले जहाजों पर असर पड़ सकता है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की रैलियों ने जोर पकड़ लिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरल विकास के लिए तैयार है और भाजपा एनडीए राज्य को विकसित बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति पर निशाना साधा और युवाओं, महिलाओं और आम लोगों के मुद्दों पर फोकस किया। पलक्कड़ रैली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया। दूसरी ओर असम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महिलाओं और आदिवासी समुदायों की उपेक्षा और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के 5 गारंटी घोषणा पत्र का ऐलान किया, जिसमें महिलाओं को मासिक नगद सहायता, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर और भूमि अधिकार जैसे वादे शामिल हैं। आपको बता दें कि केरल और असम दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। उधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की तीसरी पूरक सूची जारी कर दी। आयोग ने इस सूची में कितने नाम जोड़े या हटाए गए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले शुक्रवार रात को दूसरी सूची जारी हुई थी। बता दें कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची में करीब 60 लाख नामों को जांच के दायरे में रखा गया था। इनकी जांच चल रही है। पहली पूरक सूची 23 मार्च को जारी हुई थी, लेकिन उसमें भी जोड़े या घटाए गए नामों की संख्या बताने से आयोग ने परहेज किया था, जिसकी कई तरफ आलोचना भी हुई थी। एसआईआर प्रक्रिया में पहले कुल करीब 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ रह गई है। नाम हटाने के कारणों में मौत, पलायन, दोहरा नाम और पता न मिलना शामिल है। उधर विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने चीन समर्थित निवेश सुविधा विकास समझौते यानी IFD एग्रीमेंट को WTO के ढांचे में शामिल करने का कड़ा विरोध किया है। व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते को शामिल करने से WTO की कार्य सीमाएं कमजोर हो सकती हैं और इसके बुनियादी सिद्धांतों को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरून के याओंडे शहर में चल रही इस बैठक में भारत ने अकेले खड़े होकर यह रुख अपनाया। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महात्मा गांधी जी के सत्य की राह पर चलते हुए भारत ने इसे विवादास्पद मुद्दे पर टेका। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी जी के सत्य की राह पर चलते हुए भारत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर अकेले साहस दिखाया और एग्रीमेंट को एनेक्स 4 के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया। उधर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आज काठमांडू जिला अदालत ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल शनिवार को पुलिस ने ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया था। इन पर पिछले साल सितंबर में हुई जेनजी युवा आंदोलन की हिंसा को दबाने में लापरवाही का आरोप है। उस आंदोलन में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल थे।
नई बने बालेंद्र शाह सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में ही उन जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था जिसमें ओली और लेखक पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। गिरफ्तारी के बाद देश के कई हिस्सों में ओली के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। वहीं बालेंद्र सरकार का कहना है कि यह कोई बदला नहीं है बल्कि न्याय की शुरुआत है, आगे जांच जारी रहेगी। और आखिर में जरा हटके में जानिए क्यों तेजी से फैल रहे हैं भूतिया जंगल और क्या है इसका मतलब। दुनिया के तटीय इलाकों में एक रहस्यमयी और डरावनी घटना तेजी से घट रही है। घोस्ट फॉरेस्ट यानी भूतिया जंगल। जहां कभी हरे भरे घने पेड़ हवा में लहलहाते थे, अब वहां सिर्फ धूसर, सूखे और बेजान तने खड़े हैं। ये लैंडस्केप अब अमेरिका के पूर्वी तट पर आम दृश्य बन चुके हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और खारे पानी के घुसपैठ ने इन जंगलों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च बताती है कि ये घोस्ट फॉरेस्ट सिर्फ जलवायु परिवर्तन के डरावने प्रतीक नहीं है, ये पृथ्वी के भविष्य को समझने की प्राकृतिक प्रयोगशालाएं भी हैं। ये हमें बताएंगे कि तटीय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन के आगे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इस अध्ययन को हाल ही में अमेरिका के केमिकल सोसाइटी स्प्रिंग 2026 की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जो हजारों वैज्ञानिक प्रस्तुतियों वाला एक प्रमुख समागम है। रिसर्च का मुख्य फोकस एक कम ज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर है, स्टेम फ्लो। यह वो बारिश का पानी है जो पेड़ों की शाखाओं और तनों से नीचे गिरता है और मिट्टी पर पोषक तत्व पहुंचाता है। इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। मृत और मरते हुए पेड़ अब स्पंज की तरह काम कर रहे हैं। वे ज्यादातर बारिश का पानी खुद ही सोख लेते हैं और बहुत कम पानी जंगल की जमीन तक पहुंचने देते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों और ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति घट जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि घोस्ट फॉरेस्ट का गहरा अध्ययन हमें तटीय इकोसिस्टम को समझने में मदद करेगा। यह खतरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत के सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में भी समुद्र का बढ़ता जलस्तर और खारा पानी जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।